हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं अभी आज सबसे पहले चर्चा करूंगा निफ्टी बैंक की। और आज की वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे कि रिलायंस की आज एजीएम से जो बाज़ार को उम्मीद थी शायद वो बाज़ार को मिला नहीं। जो उम्मीदें थी कुछ अनाउंसमेंट आएंगी बड़ी, वो शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मिस कर गई। इसके अलावा निफ्टी के अंदर जो लास्ट के अंदर एजीएम यानी कि रिलायंस की एजीएम कि जब अनाउंसमेंट पे थोड़ा सा फीकापन नज़र आया तो रिलायंस के शेयर्स की कमजोरी की वजह से निफ्टी में जो कमजोरी हुई उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि लास्ट सेशन में हालांकि निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है, लेकिन लास्ट सेशन में जो सेलिंग हुई वो हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा आज जो है एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि इंडिया विक्स से रिलेट करता है। तो इंडिया विक्स से भी कुछ बातें हम करेंगे। और अभी मुझे कल के बारे में क्या आउटलुक लगता है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। और इसके अलावा कुछ और बातें जो बाज़ार से रिलेटेड होंगी वो सब चर्चा हम आज की वीडियो में आपके साथ करेंगे। सबसे पहले निफ्टी बैंक, आज फ्लैट ओपनिंग थी, बाज़ार खुला 44253 पे और कुछ ही क्षणों में 100 पॉइंट की तेजी हो गई। उसके बाद बाज़ार ऊपर से क्रैक हुआ और बाज़ार ने लो लगाया 44,201 का। उसके बाद बाजार फिर संभल कर जो है 44,260 270 के आसपास ट्रेड करता रहा। तकरीबन 10 बजे तक ये सारा खेल हो गया था। उसके बाद बाजार ने धीरे धीरे जो है पकड़ बनाई और निफ्टी बैंक के अंदर जो पूरा दम था आज वो एक ओवरसोल्ड स्टॉक, और उस स्टॉक का नाम था HDFC बैंक। उसने जो है आज ग्रिप ली तेजी वालों की। और क्योंकि बहुत दिनों से वो एक ओवरसोल्ड जोन में था और एक देखिएगा वैल्यू पिकिंग भी बनती है, क्योंकि जब HDFC बैंक जैसा शेयर्स ऐसे लेवल पर आ जाए जो कि निफ्टी के अंदर मैं बात करूं ऊपरी प्राइस से जो HDFC बैंक टूटा है, अगर मैं उसको निफ्टी बैंक से कोरिलेट करूं तो वो तकरीबन 10% करेक्ट हो गया था। और हमें भी एक वैल्यू बाइंग जो है HDFC बैंक में नजर आ रही थी फ्राइडे को, जो हमने चर्चा भी की थी लास्ट सेशन में। एक ओवरसोल्ड जोन में था तो ऊपरी प्राइस से तकरीबन 10% करेक्ट करने का मतलब है निफ्टी अगर 46,000 में से 10% करेक्ट हो गया तो आप ये समझिए कि 41,500 600 के आसपास की वैल्यू जो निफ्टी बैंक में होगी वो अभी HDFC बैंक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाकी बैंकों ने जो है ज़्यादा कुछ ख़राब किया नहीं था, तो जो HDFC बैंक ने ख़राब किया तो उसके हिसाब से रिजल्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक वैल्यू जो है अगर उसको कोरिलेट करें वैल्यूशंस वाइज तो हमें एक वैल्यू जो है वहाँ पे नज़र आ रही है और वो शायद इन्वेस्टर्स को भी नज़र आ रही थी। तो आज उसका असर था, तो एक टेक्निकल बाउंस भी आप समझ सकते हैं। हालांकि HDFC बैंक में देखिएगा कुछ चीज़ें भी रहेंगी अगले रिजल्ट तक। एक गुडविल राइट ऑफ होनी है, फिर जो CRR मेंटेन करना है HDFC के डिपॉजिट्स पे। तो ऐसा नहीं है, बट क्या होता है कि बाजार वन वे नहीं चलता है। अगर शेयर गिरा था तो थोड़ा सा उसको रिलीफ मिलना भी चाहिए था, और वो जब वैल्यू पिकर्स आते हैं तो इस तरीके की जो पोजीशंस हैं वो ऊपर की तरफ आती भी है। हो सकता है थोड़ा बहुत और अभी हमें HDFC बैंक में थोड़ा सा और स्पेस मिले। तो आज निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो 263 पॉइंट चला है, जिसमें से 146 पॉइंट तो अकेला HDFC बैंक की है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर HDFC बैंक की 146 है तो फिर एक पूरा निफ्टी का, फाइनेंशियल निफ्टी का, सबका सेंटीमेंट आज HDFC बैंक ने बना रखा था। उसके बाद SBI भी थोड़ा सा जो है साथ दे रहा था HDFC बैंक का, तो आज वो भी पुल बैक करता नजर आया। और कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों बैंक हैं जिन्होंने निफ्टी बैंक को ऊपर से खींचा है। आज ये तीनों में ही एक रिलीफ जो है रैली हमें देखने के लिए मिली। और वहीं पर दूसरे बैंक जो है मिले जुले प्रदर्शन कर रहे थे। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी बैंक ने आज आउट परफॉर्म किया, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो हैवी वेट है HDFC बैंक आज वो ही 1% से ऊपर ट्रेड कर रहा था, और उसका असर जो है आपको निफ्टी में भी देखने के लिए मिला। और इसके अलावा निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100, निफ्टी 200 ये सब पॉजिटिव है। आज जो है बजाज फाइनेंस, जब तक AGM की अनाउंसमेंट नहीं आई ना रिलायंस की, बजाज ट्विंस दोनों सहमे से थे। और जब पता चला नहीं यार अनाउंसमेंट कुछ आया नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कुछ नहीं आया, मतलब जो उम्मीदें थी उसके हिसाब से कुछ नहीं आया, तो फिर देखिएगा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों संभलते हुए भी नजर आए। एडवांस डेक्लाइन रेशियो की बात करें तो 1147, बढ़ने वाले थे, घटने वाले 934 थे। हालांकि घटने वालों का जो दायरा है वो दिन भर जो घटने वाले शेयर्स है उनकी संख्या बढ़ती रही और बढ़ने वालों की घटती रही। तो इस तरीके की जो चर्चा है वो हम जारी रखेंगे। और इसके साथ अगर हम बात करें कि भाई
FIIs और DIIs की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके की रही। तो FIIs और DIIs की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आज FIIs ने क्या सेल किया। FIIs ने आज कैश में सेल किया 1393 करोड़ और DIIs ने क्या किया 1264 करोड़ की क्या किया बाइंग किया। तो एक जगह बाइंग है, एक जगह सेलिंग है। अब इस बाइंग और सेलिंग के बीच में, इस बाइंग और सेलिंग के बीच में जो पूरा मुद्दा निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है कि FIIs जितना बेच रहे हैं DIIs उतना खरीद रहे हैं। FIIs ने देखिएगा 25 अगस्त को बहुत बड़ा सरप्राइज मारा था, बड़ी अच्छी सेलिंग की थी, लेकिन DIIs ने जो माल खरीदा था उसके हिसाब से जो बाकी बाइंग आई थी वो शायद प्रो अकाउंट्स यानी कि जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं या जो रिटेल सेगमेंट के अंदर जो बाइंग थी उसने संभाल लिया। आज FIIs ने यही चीज़ देखी कि यार हमने इतनी बड़ी सेल की और जो है बाजार हमारे अनुरूप गिरा नहीं, तो आज इन्होंने कुछ इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी हेजिंग ली, 674 करोड़ की बाइंग की। इसके बाद 506 करोड़ की जो है स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो है इन्होंने जो शॉर्ट्स किए होते उनको कवर किया। तो कुछ जो है बैकफुट पर आज FIIs थोड़े से जाते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो बैंकिंग स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो आज HDFC बैंक ने पूरा मोमेंटम ठीक कर रखा था, तो जो तेजी थी वो फेडरल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में थी और एक्सिस बैंक भी 990 रुपये के दायरे छूता हुआ नजर आया। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कल का जो बाजार है वो रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है। मुझे सेकेंड हाफ के अंदर और तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे के बाद एक अच्छी खासी ऊपर से जो है मुझे लगता है कि बाजार फर्स्ट हाफ में ठीक रहेगा। अगर फर्स्ट हाफ में ठीक नहीं रहा मान लेते हैं, तो अगर रेंज में रहा और या कुछ गिरावट कर चुका होगा तो शायद सेकंड हाफ में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी नहीं। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में कल तेजी का रुख रहता है तो सेकंड हाफ में सेलिंग हो सकती है और फिर मुझे लगता है कि जो 2.5 दिन हैं आगे के वो बाजार के अंदर थोड़ा सा सरप्राइज करेंगे और 2.5 दिन थोड़े से इस तरीके के रहेंगे जहाँ पर कि बाजार में कमजोरी का रुख रह सकता है। और क्योंकि FIIs ने एक लंबी सेलिंग कर रखी है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ वो ये है कि इस बार बड़ी तमीज से माल बेचा गया है। FIIs कोई जल्दी में नहीं है, तो अगर जब इस तरीके से FIIs ने एक सर्कुलर तरीके से एक चक्रीय प्रभाव के तहत सेलिंग की हो, कभी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स बेचने शुरू किए, कभी IT बेचा, कभी कुछ दूसरी चीज़ बेची, कभी सीमेंट बेचा, और ये जो सिलसिला है रिजल्ट सीजन से शुरू हो रहा है। रिजल्ट आने के बाद देखिएगा फिर कभी SBI की सेलिंग हुई, कभी HDFC बैंक को बेचा गया, उसके बाद ICICI बैंक 1000 रुपये से ऊपर चला गया, फिर उसको सेल किया गया। तो थोड़ा सा चक्रीय प्रभाव के माध्यम से जो है सेलिंग हुई है। तो हर जगह थोड़ी थोड़ी सेलिंग जो करके जो है आए हैं। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो बाजार के अंदर लास्ट के 2.5 दिन में होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम आज के चार्ट को देखें तो 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया है निफ्टी बैंक का, और इसका रीज़न बताता हूँ क्यों लगाया। क्योंकि इसने एक गैप बनाया था थर्सडे के सेशन में, और इस गैप के बाद ये गैप आज फिल करने के लिए बाजार गया और इसी एरिया में सेलिंग जो है हमें देखने के लिए मिली, और यहीं से हमें ऐसा आभास हुआ कि बाजार शायद इस रेजिस्टेंस को भी लेगा। तो हो सकता है कि कल भी बाजार 44,600-500 के आसपास ही खुले, यहाँ पर थोड़ा सा काम हो, और फिर अगर थोड़ी सी सेलिंग आती है तो वो थोड़ी सी इस तरीके की होगी कि जो जितने भी बुल्स हैं उन सबको माल दिया जा रहा है इस बार। देखिएगा बड़े, मैं यही कह रहा हूँ कि तमीज से माल बेचा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बाजार है वो धीरे धीरे गिरावट का रुख ले, एक तरफा आपको गिरावट ना नजर आए। जैसे भी आप देखेंगे कि बाजार ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ, धीरे धीरे हुआ, पता ही नहीं चला, लेकिन जब अभी 19,300 निफ्टी पे टूटा तो लगा यार हाँ बाजार तो कुछ टूट रहा है। जब 19,300 होल्ड नहीं हुआ तो लगा कि हाँ भाई बाजार तो 700 पॉइंट टूट चुका है। तो अभी तक तो आभास ही नहीं था, अभी तो ऐसा लग रहा था क्योंकि इस तरीके से माल बेचा गया है FIIs के द्वारा कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई कोई सेलिंग हुई है, लेकिन वो एक चक्रीय प्रभाव के माध्यम से हो रही है।
वो चक्र बना रखा है, उस चक्र के हिसाब से सेल कर रहे हैं। कभी इसको बेच रहे हैं, कभी उसको बेच रहे हैं, कभी उसको बेच रहे हैं, फिर थोड़े दिन सेलिंग रोक देते हैं। और ये आपको इनके एफआईज के डेटा से भी देखने के लिए मिलेगा। अगर आज हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें, जो डेली चार्ट पैटर्न, तो डेली चार्ट पैटर्न में क्या है कि थोड़ी सी एक स्ट्रेंथ लग रही है। देखिएगा, मैंने पहले बोला था आपको कि एम टाइप ऑफ पैटर्न बनेगा, वो तो देखिएगा बन गया और एक लंबे वाला एम बन गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो डब्ल्यू बी बनाने की कोशिश हो सकती है या अभी फर्दर डाउनफॉल हो सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बाजार एक बार 43,800 आएगा और मुझे लगता है कि इस महीने की जो एक्सपायरी है वो 43,800 के आसपास होनी चाहिए। अगर 83,800 टूट भी जाता है तो 43,400 के आसपास, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। बट ये जो प्रेशर है, जनरली अगर डब्ल्यू पैटर्न भी बनता है तो फिर बाजार ऊपर भी जाता है, तो भी 43,800 के लिए एक बार अटेम्प्ट करेगा। लेकिन जहां तक मुझे एफआईएस की सेलिंग लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये जाने के बाद फिर बाजार नीचे का ही रुख करेगा। तो देखिए, ऊपर नीचे तो दोनों चल रहे हैं, पर बाजार की अगर एक अंडरटोन देखें, यानी कि जो मुझे लग रहा है कि जो भी हाई लगे हैं लगभग 20,000 के, वो शायद अभी आपको सितंबर के महीने में भी ना टूटते हुए नजर आए। बाजार रेंज में रहे और शायद बाजार पहले नीचे की तरफ जाएगा और 18,900 को शायद एक बार टच करने जाए, उसकी उम्मीद जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से तमीज से माल बेचा जा रहा है, जो बायर्स हैं वो देखिएगा माल हर प्राइस पर ले रहे हैं। लेकिन यही चीज़ होती है कि अगर सारा माल ऊपर के प्राइस पर रिटेलर के पास या बड़े इन्वेस्टर्स छोटे इन्वेस्टर्स को या एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दें इस तरीके से, तो बाजार फिर क्या होता है कि उस साल में जनरली अपना जो है हाई नहीं बना पाता और उसके लिए एक निचले लेवल पर कंसोलिडेशन करने के लिए बाजार आता है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर भी अगर हम 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को देखें तो ये निफ्टी का पैटर्न उस गैप के पास गया ही नहीं। तो निफ्टी में इनहेरेंट वीकनेस ज़्यादा है और जो निफ्टी की वीकनेस है, जो हमने कल की चर्चा में भी आपसे कही थी कि बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है जितना निफ्टी वीक नज़र आ रहा है। तो अगर निफ्टी में वीकनेस कंटिन्यू रहेगी तो देखिएगा ये जो कंटिन्यू रहेगी उसमें बाद में बैंकिंग या फाइनेंशियल्स भी जो है अपना तड़का डाल देंगे। तो निफ्टी के अंदर कमजोरी ज़्यादा है और जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि महीने के एंड की एक्सपायरी 19,000 के आसपास कहीं पर हो सकती है, 100 प्लस या माइनस। तो अभी भी हमें लग रहा है कि ये जो निचले लेवल्स हैं, बाजार इन लेवल्स के नीचे जो है आने की पूरी चेष्टा करेगा, क्योंकि निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है। आज भी ऊपरी लेवल से एक सेलिंग आई। अब अगर हम बात करें कि पावर ग्रिड, एल&टी, सिप्ला, महिंद्रा और भारत पेट्रोलियम जैसे शेयर्स तेजी में थे, तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी, हिंडाल्को और नेस्ले और टाइटन कंपनी जैसे शेयर्स कमजोर थे। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लेकिन वो थोड़ा सा रुक के करते हैं। निफ्टी 19,306 पर बंद हुआ, मात्र 40 पॉइंट की तेजी। ऊपरी लेवल पर देखिएगा ये जो फॉल हुआ लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में, ये जनरली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो एजीएम से बाजार को उम्मीद थी वो नहीं मिली। और इसमें सबसे खास बात क्या रही? इसमें सबसे खास बात ये रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी अनाउंसमेंट की, लेकिन बाजार को क्या सुनना था वो बाजार को नहीं मिला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंश्योरेंस के अंदर एंट्री की बात जो है आज एजीएम में कही गई। वहीं दूसरी तरफ जो है यूपीआई की भी बात की गई है कि यूपीआई के अंदर भी जो है जियो की जो सब्सिडरी कंपनी है वो पैर पसारेगी। लेकिन जो बाजार सबसे ज़्यादा सुनना चाह रहा था कि भाई जो लैंडिंग बिजनेस है उसको कैसे आप देखते हैं या उसमें किस तरीके से एग्रेसिवली आप काम करते हैं। असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी बताया गया कि भाई जो ब्लैक रॉक है उसमें एक जो है उनकी तारीफ़ की गई कि भाई उनको लगता है बहुत पोटेंशियल है इंडिया में। बाजार को ये सब पसंद नहीं आया। बाजार को ये देखना था भाई लैंडिंग बिजनेस में कैसे करोगे, और बाजार ये सुनना चाह रहा था, सच बात तो मैं आपको बोलूँ, बाजार ये सुनना चाह रहा था कि आपके वो एग्रेसिव प्लान कहाँ हैं जो पूरे एनबीएफसी के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो वो बाजार सुनना चाह रहा था, वो मिला नहीं। और उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर भी ढेर हो गया और ऊपर से 10-11 रुपये टूट गया। और अब ये जो अनाउंसमेंट आई है इससे मुझे ये लगता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई नीचे सर्किट लगा है और सर्किट ओपन हो जाएगा और उसके बाद
बाजार क्या करेगा, बाजार जो है उस अनाउंसमेंट को पॉजिटिव लेगा। तो बाकी जियो फाइबर से रिलेटेड खबरें थी, कुछ जो है बैटरी बिजनेस से रिलेटेड खबरें थी कि बैटरी वाले बिजनेसेस में आएंगे। तो हालांकि बैटरी कंपनी ज़्यादा टेंशन ले नहीं रही, क्योंकि अगर ईवी में आना है तो उसका स्कोप बहुत होना है, और उसमें रिसाइकलिंग का ज़्यादा जो है स्कोप जो है हमें लगता है कि जो रिसाइकलिंग कैसे होगी बैटरीज की, उसके बारे में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। कुछ सोलर से रिलेटेड खबरें थी, और इसके अलावा जो फैमिली के अंदर जो है जो अपने बच्चे हैं उनको किस तरीके से उत्तराधिकारी बनाया और उनको जो रिलायंस के बोर्ड में लेके आए हैं, वो सब चर्चाएं थी। बड़ा बाजार ने जियो फाइनेंशियल्स के बारे में सुनना चाह रहा था, और रिलायंस रिटेल जो है कैंपा कोला का ब्रांड है वो ग्लोबली लॉन्च करने का मन बना रही है, और उसको ग्लोबली जो है लेके जाएंगे। ऐसी सब चर्चाएं जो है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एजीएम से सुनने के लिए मिली। बट जो एग्रेसिव प्लान रिलायंस रिटेल के आईपीओ से रिलेटेड या जियो फाइनेंशियल्स के जो प्लान्स हैं ये और इस तरीके की कुछ और अनाउंसमेंट बाजार सुनने के लिए उत्सुक था, जब मिला नहीं। और जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने पोजीशंस बना रखी थी कि भाई रिलायंस के कुछ खबरें आएंगी, तो 2-3 दिन से वो बन रही थी और आज इंट्राडे में भी बनी होंगी। अब वो जब नहीं मिली तो भैया उन्होंने अपना शेयर छोड़ दिया, जिसकी वजह से रिलायंस का शेयर अंतिम क्षणों के अंदर गिरता हुआ नजर आया। आज जो पूरा बाजार संभाल रखा था वो एचडीएफसी ने था 31 पॉइंट, उसके बाद एल&टी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पावर ग्रिड जैसे शेयर्स काफ़ी तेज थे। इसके अलावा एक्सिस बैंक कमजोरी आई रिलायंस से, अदानी इंटरप्राइज से, आईटीसी से, टाइटन से और इन्फोसिस से। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात करें, अगर विदेशियों से संकेत देखें तो वहाँ से भी ठीक आ रहे हैं, 0.5% की तेजी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में है। नेस्डेक भी तकरीबन 0.41% की तेजी में है। S&P 500 भी तकरीबन 0.34 की तेजी में है। लेकिन ये सब ऊपरी लेवल से जो है करेक्ट हो गए, यानी कि इन्होंने अपनी आधी तेजी आज गवा दी है तीनों ही जो यूएस के इंडेक्स हैं। अब जो मैं बात करना चाह रहा था निफ्टी पुट कॉल रेशो की, जो मैं कह रहा था आपको कि जिस पर मुझे चर्चा करनी है विशेष, तो देखिएगा मैं 2 चीज़ें देखना चाह रहा था कि देखिएगा जब भी ना बाजार में पुट कॉल रेशो ना निफ्टी में 0.62 के आसपास आ जाती है, 0.6 के आसपास आ जाती है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक होता है, क्योंकि वो एक ओवरसोल्ड मार्केट के संकेत दे रहा होता है। क्योंकि पुट राइटर पुट लिखना ही नहीं चाहता, अब पुट राइटर लिखना नहीं चाहता तो बाजार फंसाएगा किसको। तो बाजार जनरली अभी मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर जब पुट कॉल रेशो 1 के आसपास आए या उसके ऊपर आएगी तो ही हम सेलिंग एंटिसिपेट करेंगे, तब तक एक टाइम पास या एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई 2 दिनों से क्या विशेष हुआ है, देखिए आज ये 0.32 की जो है इंडिया विक्स बढ़ी है, जो कि वास्तव में 2.7% है इस पूरे का, और इससे पहले जो फ्राइडे सेशन में थे उसमें 3.3% इंडिया विक्स बढ़ा था। इंडिया विक्स का मतलब है कि इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी कि पुट कॉल की जो वैल्यू है अगर वो इंक्रीज हो जाती है सेम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, अगर बाजार वहीं खड़ा रहे और उसके बाद भी उनकी प्रीमियम्स की वैल्यू सेम टाइम ड्यूरेशन का जो गैप होता है, जो मान लीजिएगा एक बेसिस है, उस बेस के हिसाब से वो वैल्यू आज 2.7% बढ़ गई। तो प्रीमियम्स जो है पुट के और कॉल के 2.7% बढ़ गए, और 3.3% पिछले बार बढ़े थे, यानी कि पिछले शुक्रवार को, यानी कि जो भी शुक्रवार के। जब ऐसा इंडिया विक्स लगातार बढ़ रहा होता है तो एक संकेत आता है कि बाजार में वोलेटिलिटी आएगी, और वोलेटिलिटी की शुरुआत होती है ऊपर से एक डाउनफॉल से। तो ये जो इंडिया विक्स का बढ़ना ये संकेत दे रहा है कि बड़े प्लेयर्स अब ऑप्शंस को खरीदने में भी रुचि रख रहे हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि भाई जो है बाजार में कुछ उठापटक होने की तैयारी है। तो बाजार वैसे भी देखिएगा महीने के एंड वाली एक्सपायरी में जा रहा है, तो ये उम्मीद हो सकती है अब 2 दिन लगातार जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो अक्सर बाजार अगले दिन माइनस में चला जाता है। बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.06 है, और ये अगर 1.2 के आसपास आती है तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी देखिएगा साइडवेज वाली पुट कॉल रेशियो है। इसके बाद देखिएगा आज मुकेश अंबानी ने जो 46 एजीएम में जो अनाउंसमेंट की, उसके बाद शेयर्स 1.2% गिर गया, और इसके बाद देखिएगा जियो का शेयर्स भी गिर गया, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। और रिलायंस रिटेल ने कहा है कि हम कैंपा कोला को ग्लोबल लेके जाएंगे, और रिलायंस रिटेल के माध्यम से जो है इसको जो है
अगले 2-3 साल के अंदर जो है एक बहुत बढ़िया बेस जो है बनाने की तैयारी पे है। और विंड पावर में भी देखिएगा यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है, और वहाँ पे जो 2026 तक जो है फास्ट ट्रैक एग्जीक्यूशन ऑफ गीगा कॉम्प्लेक्स जो है ये बनाने की तैयारी में। प्लान्स टू कन्वर्ट सैंड टू सोलर पीवी। तो अब किस तरीके से होगा ये तो देखिएगा कंपनी ही बताएगी, बट अनाउंसमेंट थी, लेकिन बाजार को ये पसंद नहीं थी। बाजार को ना जियो फाइनेंशियल्स की सुननी थी। अब जियो फाइनेंशियल्स जो है इंश्योरेंस में आएगा, और ये अनाउंसमेंट आज कर दी है। और जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो ब्लॉकचेन की और CBDC की सर्विसेज यूज़ करेगा। और इसके अलावा जो ब्लैक रॉक है, वो जो इनका एसेट्स मैनेजमेंट बिजनेस है, तो इन्होंने हवाला दिया है कि ब्लैक रॉक को लगता है कि भाई इंडिया में बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है। और इसके साथ ही जो है आज की वीडियो में बस केवल इतना ही। ऑप्शन चेन के डेटा आज जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि ऑप्शन चेन के डेटा आज 19,300 पे बराबरी की साइड है, बल्कि थोड़ी सी पुट राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। यानी कि आज बाजार को नीचे गिरने से रोकने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी, और उन्होंने एग्रेसिवली पुट राइटिंग की है। तो कल हम देखते हैं कि बाजार जो पुट कॉल के डेटा हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि बाजार कल टाइम पास करता हुआ नज़र आना चाहिए। और सेकेंड हाफ में हमें लगता है कि फाइनेंशियल निफ्टी की जो एक्सपायरी है बड़े लोगों की पोजीशन जिधर होगी उधर मूव करना चाहिए। आज की इस चर्चा में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।